बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 8 हम जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर 8.7 इवेपोरेशन, पेज नंबर 182। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। इसको हीट किए बगैर हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को जब वेपर्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। विदाउट हीटिंग का कांसेप्ट ये हमारे पास कि अगर हम किसी भी रूम में कोई भी हमारे पास लेट्स सपोज वेट कोई चीज पड़ी हुई है, ये वेट है, लेट्स सपोज वेट क्लॉथ्स है, तो हम देखते हैं कि आफ्टर पासिंग सम टाइम ये जो वेट से किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, ड्राई में। तो हमने इसको कोई हीट नहीं दी थी, फिर भी क्या होगी, ड्राई होना स्टार्ट होगी विदाउट हीटिंग। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इसमें हमारे पास कहते हैं इसमें डिफरेंस क्या है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जब हम बॉयल कर रहे होते हैं तो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हीट अब्सॉर्ब कर रही होती है। तो उसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने कोई भी इस बीकर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अगर हम इसको हीट अप नहीं कर रहे तो हम देखते हैं कि आफ्टर पासिंग सम इंटरवल ऑफ टाइम लिक्विड का लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये इसके हमारे पास सरफेस है कि सबसे पहले पार्टिकल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे फ्रॉम द सरफेस, फिर क्या होंगे उसके इनर साइड से पार्टिकल्स क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब जो बॉइलिंग का कांसेप्ट है वो ये है कि हम क्या करते हैं, इसी बीकर या कंटेनर के नीचे हम बर्नर लगा देते हैं, आग जला रहे हैं इसको। तो इसमें ये होता है कि इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स इसमें रैंडमली मूव कर रहे होंगे, तो उस साथ साथ जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि बॉइलिंग में कोई भी पार्टिकल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि इवेपोरेशन में सबसे जो पहले पार्टिकल्स हैं सरफेस के इवेपोरेट होंगे, उसके बाद उसके इनर साइड से पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। उसके बाद हमारे पास इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, कि हमारे पास कहते हैं इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से कूलिंग क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसमें ये होता है हमारे पास कि लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्लॉथ है, इसमें ये पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, वो पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो पार्टिकल्स क्या होंगे उसमें से इवेपोरेट हो जाएंगे, और जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो पार्टिकल उसके अंदर रह जाते हैं। तो इस वजह से इवेपोरेशन की वजह से कहते हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट है कि जो लास्ट काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से इवेपोरेट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, जिस वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उसकी वजह से इसमें हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको स्टडी करना है, रेडी करेंगे हम ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास इवेपोरेशन डिपेंड कर रही है। देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स। फर्स्ट इज द टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर ज्यादा होता है, लेट्स सपोज कि हमने क्लोथ्स वगैरह को ड्राई करने के लिए रखा हुआ है, तो क्या होता है, कहते हैं समर में क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज कंपेयर टू विंटर्स। उसका जो लिंक है वो टेंपरेचर के साथ है, समर में टेंपरेचर ज्यादा होता है, विंटर्स में कम होता है, तो इस वजह से टेंपरेचर की वजह से भी कहते हैं इवेपोरेशन फास्ट होती है। दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डिपेंड कर रहा है, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रोल करके रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने स्क्वीज करके रोल करके रखा हुआ है, उसका एरिया क्या कम है हमारे पास। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब हम एक्सपेंड कर देते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्लॉथ्स भी हैं, अब उसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, अब इसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। थर्ड फैक्टर विंड।
कि अगर टेम्परेचर नहीं है, सरफेस एरिया नहीं है, तो थर्ड फैक्टर विंड भी इसको इफेक्ट करता है। अगर विंड चल रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है वो क्या होंगे, उसमें से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू विंड। अगर विंड नहीं है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो विंड भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहा है। फोर्थ इज द नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड भी डिपेंड कर रही है। कोई भी चीज़ जो वेट है अगर वाटर से है तो उसकी नेचर हमारे पास क्या होगी, अलग होगी। और ये पेट्रोल से हमने किसी चीज को वेट किया हुआ है तो उसकी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। तो इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो ये हमारे पास था बेसिक इसकी समरी, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। पेज नंबर 183। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और इन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सबसे पहले तो हम इसका कांसेप्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। थर्मल मीन टेम्परेचर। थर्मल इसमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर एक्सपेंशन मीन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ये जिसे हम कहते हैं इंक्रीज हो जाना किसी चीज का, वो चीज का होता है एक्सपैंड हो गया है। तो थर्मल एक्सपेंशन मींस कोई ऐसी हमारे पास चीज या ऑब्जेक्ट जिसको हम टेम्परेचर दें तो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एज वेल। हर ये उसमें मैटर के स्टेट में थर्मल एक्सपेंशन अकर होती है। तो इसमें हमारे पास इस पैराग्राफ में ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद जो हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आज का टॉपिक होगा वो होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो कोई भी हमारे पास मेटल रॉड है, स्टील रॉड है, उसको हमने क्या करना है, मेटल रॉड को लेट्स सपोज ये एक मेटल रॉड है, इसको जब हम हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो कहते हैं इसकी लेंथ में चेंजेस आती हैं। अब कितनी इसकी लेंथ चेंज होगी ये हम देखेंगे। अब कहते हैं ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, मतलब माइनर सी चेंजेस होती हैं, लेकिन ये क्या होती है हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो उसके लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। वो इसकी स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। अब इसको जब हम क्या करते हैं हीट अप करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारे पास, राइज हो रहा है। इस टेम्परेचर की वजह से इसमें एक्सपेंशन होगी। इसको हम पढ़ रहे हैं सिर्फ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हम उसकी सिर्फ लेंथ को स्टडी करेंगे कि पहले उसकी लेंथ थी लेट्स सपोज L नॉट, तो उसका हमने हीट अप किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो उसकी लेंथ में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ओरिजिनल लेंथ को हम L नॉट से डिनोट कर रहे हैं और उसकी जो लेंथ में जो इंक्रीज हुई थी उसको हम कह रहे हैं L से। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ को हम इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L नॉट। डेल्टा मींस चेंज इन लेंथ जो हुई है उसकी इंक्रीज वाली लेंथ वो हमने देखनी है, उसको उसकी ओरिजिनल लेंथ में से माइनस करना है, तो हमारे पास इसमें चेंज इन लेंथ का हमारे पास आंसर आएगा। तो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इट इज नोटेड दैट चेंज इन लेंथ delta L is directly proportional to the original length। तो ओरिजिनल लेंथ के हमारे पास ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका रिलेशन। और दूसरा फैक्टर इसमें टेम्परेचर क्या है कि चेंज इन लेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करते हैं उतनी ज़्यादा इसमें लेंथ में वेरिएशन आती है। फिर इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T। अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इक्वल और कांस्टेंट, आगे सारी वैल्यू सेम एज इट, अल्फा L नॉट डेल्टा T हमारे पास। तो अल्फा क्या है इसमें हमारे पास, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है।
अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, सबसे पहले ये स्टेप है हमारे पास। डेल्टा एल की वैल्यू जो हमने लिखी थी स्टार्ट में, एल माइनस एल नॉट, डेल्टा एल की ये वैल्यू थी इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इधर माइनस एल नॉट है, इसमें हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो लेंथ जो हमारे पास इंक्रीज होके आंसर आता था, एल नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसमें हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अल्फा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का नेम दिया जाता है। तो इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें हम, तो अल्फा इज इक्वल टू delta L over L naught delta T. This is the relation for the coefficient of thermal expansion. ये थे हमारे पास इसके मैथमेटिकल स्टेप्स। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। बाकी जो आपकी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।